गुड मॉर्निंग, दिस इज विकास बिफोर यू और आप सब देख रहे हैं एक्सपोर्ट इंग्लिश। आज का ये सेशन 12th के बच्चों के लिए है। अगर आप 12th के स्टूडेंट्स हैं तो आप मेरे साथ बने रहिए, अन्यथा इस सेशन को स्किप कर जाइए। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर के बारे में मैंने कई सेशंस किए हैं और सारे उसके वीडियो लेक्चर आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। तो आज का भी सेशन उसी का एक पार्ट है। एक्चुअली आज मैं आपको बताने वाला हूँ समरी कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट समरी। आपको पता होगा अगर आप स्टूडेंट हैं तो एग्जामिनेशन में आपको समरी लिखना पड़ता है और ये एक आर्ट होता है, इट इज़ एन आर्ट। एंड इफ यू डू नॉट नो दिस आर्ट, अगर आप इस आर्ट को नहीं जानते हैं तो शायद आप समरी नहीं लिख सकते हैं। और ये जो समरी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपको दिला सकता है 5 मार्क्स। मीन्स इफ यू वांट टू गेट 5 मार्क्स यू हैव टू बी विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस सेशन। आपको मेरे साथ इस सेशन में शुरू से अंत तक बने रहना होगा। तो चलिए अपने काम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानिए चैप्टर के बारे में, आपको अच्छे से पता है चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। आप अच्छे से जानते हैं इस चैप्टर पर मैंने कई सेशन अपलोड किए हैं, आप सारे सेशंस को देख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आज हम लोग काम करने जाए समरी पर। मैंने पहले बताया कि समरी एक आर्ट होता है, ये आपके एग्जामिनेशन में आपको दिला सकता है 5 मार्क्स। यानी कि समरी जो है वो 5 मार्क्स वैल्यू का होता है, यू कैन गेट 5 मार्क्स। अगर आप आर्ट को जानते हैं हाउ टू राइट समरी और आर्ट को जान करके अगर आप समरी को लिखते हैं तो मेरे ख्याल से आप यहाँ से 5 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस समरी को लिखते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अगर आपकी इंग्लिश वीक है, इफ यू आर वीक एट द लैंग्वेज इंग्लिश यू मस्ट हैव टू रिमेंबर ए स्मॉल फ्रेम। आपको एक छोटा सा फ्रेम रिमेंबर करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। इफ यू कैन रिमेंबर द फ्रेम आई थिंक सर्टेनली यू विल गेट 5 मार्क्स। आप सर्टेनली आप 5 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। एक्चुअली फ्रेम में ऐसा बताने वाला हूं कि ऐसा नहीं कि फ्रेम का प्रयोग आप सिर्फ इसी चैप्टर के समरी में करेंगे, कहीं भी करेंगे, बस थोड़ा सा उसमें चेंज लाना पड़ेगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं समरी लिखना। द प्रेजेंट चैप्टर, एक एक चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एवरीथिंग यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड। प्रेजेंट चैप्टर, यहाँ आप इन्वर्टेड कॉमा शुरू कीजिए। ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यहाँ पर आप इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो इसको अंडरलाइन भी दे सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। जो भी स्टाइल आपको पसंद आए, कोई ना कोई स्टाइल को आप अपनाइए। तो जब भी आप समरी लिखिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि चैप्टर के नाम को डिनोट करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। यू हैव टू रिप्रेजेंट द चैप्टर। अब चैप्टर है, ये पोएम है तो इसका कोई ना कोई पोएट है, फिर आप लिखेंगे द प्रेजेंट चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन composed by the poet जॉन डॉन। इतना को समझ लीजिए इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ कि वर्तमान चैप्टर, या चैप्टर के बजाय आप लिख सकते हैं तो प्रेजेंट पोएम भी लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। एक्चुअली हम लोग पोएम पे काम कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप यहाँ पर पोएम लिखिए। द प्रेजेंट पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन कंपोज्ड बाय द पोएम जॉन डॉन। इसका मतलब हुआ कि वर्तमान कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को जॉन डॉन के द्वारा कंपोज किया गया है। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, जॉन, अगर आप इसको चाहेंगे तो इसको भी इन्वर्टेड कॉमा में घेर दीजिए, इट्स गुड, ये अच्छा रहता है। या फिर आप चाहें तो इसको अंडरलाइन कर दीजिए, डिपेंड्स अपॉन यू। एज वी नो दैट जॉन डॉन was one of the famous poets of his time। मीनिंग तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। इसका मतलब हुआ कि जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जॉन डॉन जो थे वो अपने जमाने के प्रसिद्ध कवियों में से एक थे। He was known as a मेटाफिजिकल पोइट, उनको मेटाफिजिकल पोइट के रूप में जाना जाता है।
उनको जाना जाता था मेटाफिजिकल पोइट के रूप में। जैसा कि आप जानते हैं उन्होंने थियोलॉजी का अध्ययन किया था, अध्यात्म का अध्ययन किया था, इसलिए उनको मेटाफिजिकल पोइट के रूप में जाना जाता था। आज भी वो मेटाफिजिकल पोइट के रूप में जाने जाते हैं। कौन? जॉन डॉन। देख रहे हैं क्या मैंने लिखा? द प्रेजेंट पोएम सुटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन कंपोज्ड बाय द पोइट जॉन डॉन। वर्तमान कविता सुटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डॉन के द्वारा कंपोज की गई पोएम है। एज वी नो दैट जॉन डॉन वाज वन ऑफ द फेमस पोइट्स ऑफ हिज टाइम। जैसा कि हम जानते हैं कि जॉन डॉन अपने जमाने के प्रसिद्ध कवियों में से एक थे। ही वॉज नोन एज अ मेटाफिजिकल पोइट। उनको एक मेटाफिजिकल पोइट के रूप में जाना गया। वो जाने जाते थे, जब तक थे तब तक उनको मेटाफिजिकल पोइट के रूप में जाना जाता था। किनको? जॉन डॉन की बात कर रहे हैं। ही हैड अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ राइटिंग पोएम्स। उनका एक डिफरेंट स्टाइल था, अलग स्टाइल था पोएम लिखने का। ऐसे भी जॉन डॉन के बारे में पता है कि वो पायोनियर के रूप में जाने जाते हैं न्यू काइंड ऑफ लिरिकल और सैटिरिकल वर्स के। तो उनका एक अपना ही क्या था? स्टाइल था। तो ही हैड अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ राइटिंग पोएम्स। द प्रेजेंट पोएम इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दैट। इसका मतलब है कि वर्तमान कविता उस बात का एक बड़ा सा उदाहरण है। भाई किस बात का? तो जॉन डॉन जो थे उनका एक अपना स्टाइल था, यूनिक स्टाइल था, डिफरेंट स्टाइल था। उसी बात का वर्तमान कविता क्या है? एक बड़ा सा उदाहरण है। अब हम लोग यहां पर क्या किया, हमने थोड़ा सा पोएम के बारे में, उसके जो पोइट है उसके बारे में, थोड़ा मोड़ा पोइट के बारे में भी मैंने बता दिया। अब चूंकि हमको समरी लिखना है, 5 मार्क्स का वैल्यू होता है, ज़्यादा हमारे पास वर्ड्स होते नहीं है, 100 to 150 वर्ड्स में आप इसको लिखते हैं। तो अब हम कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट चैप्टर पर आ जाएं। ठीक है, तो चैप्टर पर चलिए। ठीक है, इट्स ओके। हियर हियर छोड़िए, दैट दिस पोएम वाज रिटन या कंपोज, जो इच्छा करे आप लिख सकते हैं, composed at the time of the poet's continental trip। आपने अगर कविता के एक्सप्लेनेशन को सुना है, पोएम के एक्सप्लेनेशन को सुना है, तो आप इस बात को जानते हैं कि इस कविता को उनके कंटिनेंटल ट्रिप के ओकेजन पर लिखा गया था। एट द टाइम ऑफ द पोइट्स कंटिनेंटल ट्रिप। Actually, the poet wants to go on tour, but in other hand, दूसरी तरफ his beloved, जैसा कि आपको पता है कि ये जो कविता है, इस कविता के माध्यम से पोइट जॉन डॉन अपने बिलॉव्ड को समझाने की कोशिश करते हैं ताकि उनको टूर पर जाने की अनुमति दे दिया जाए। पोइट वांट्स टू गो ऑन टूर, इन अदर हैंड हिज बिलॉव्ड fears that the poet may face misfortune, so she does not want that the poet should go। एक्चुअली होता क्या है यहाँ पर कि कवि जो है सो कंटिनेंटल ट्रिप पे जाना चाहते हैं, दूसरी तरफ उनके बिलव्ड के मन में ये डाउट है कि हो सकता है कि इनके साथ कोई मिसफॉर्चून हो जाए, इसलिए वो नहीं चाहती हैं कि जाए और पोइट जाना चाहते हैं। इसलिए इस पोएम के माध्यम से अपने बिलव्ड को समझाते हैं। क्या क्या समझाएंगे अभी मैं लिखने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले इतना को मैं आपको समझा देता हूं, पहले इतना को फिर से समझ लीजिए। द प्रेजेंट पोएम सुटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन कंपोज्ड बाय द पोइट जॉन डॉन। इसका मतलब हुआ कि वर्तमान पोएम सुटेस्ट लव आई डू नॉट गो कवि जॉन डॉन के द्वारा कंपोज की गई है, के द्वारा की गई कविता है, पोएम है। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, जॉन डॉन वाज वन ऑफ द फेमस पोइट्स ऑफ हिज टाइम। जैसा कि हम जानते हैं कि जॉन डॉन अपने जमाने के प्रसिद्ध कवियों में से एक थे। ही वॉज नोन एज अ मेटाफिजिकल पोइट। उनको एक
मेटाफिजिकल पोइट के रूप में जाना जाता था। ही हैड अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ राइटिंग पोइम्स, उनके पास पोइम्स लिखने का एक अलग स्टाइल था। द प्रेजेंट पोइम इज ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दैट, और वर्तमान पोइम जो है उसी बात का उदाहरण है। दिस पोइम वॉज कंपोज्ड एट द टाइम ऑफ द पोइट्स कंटिनेंटल ट्रिप, इस कविता को कवि के कंटिनेंटल ट्रिप के समय लिखा गया था, कंपोज किया गया था। एक्चुअली द पोइट वांट्स टू गो ऑन टूर, वास्तव में कभी टूर पर जाना चाहते हैं, बट इन अदर हैंड दूसरी तरफ हिज बिलव्ड फियर्स, उनके बिलव्ड को, उनके प्रेमिका को डर है, दैट कि द पोइट में फेस मिसफॉर्चून, कि कवि जो है किसी प्रकार के दुर्भाग्य का शिकार ना हो जाए। सो शी डज नॉट वांट दैट द पोइट शुड गो, इसलिए वो नहीं चाहती हैं कि कवि जो है, उनका जो प्रेमी है, पति भी है, हस्बैंड भी है, वो टूर पर नहीं जाए। अब कवि जो है या पोइट जो है अपने तरीका से उनको समझाते हैं। किनको समझाते हैं? अपने वाइफ को समझाते हैं, बिलव्ड को समझाते हैं। द पोइट टेल्स हिज बिलव्ड दैट ही इज नॉट गोइंग फॉर अनदर मोर ब्यूटीफुल लेडी। वो उसको अपने बिलव्ड को समझाते हैं कि वो इसलिए नहीं जा रहे हैं कि उनको दूसरी कोई सुंदर महिला मिल जाए। ही ऑल्सो सेज दैट, वो ये भी कहते हैं कि ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हर, वो अपने प्रेमिका को समझाते हैं कि वो उसे उबे हुए भी नहीं है। ही सेज दैट he knows that death is certain, वो कहते हैं कि उनको पता है कि मौत जो है वो निश्चित है। so he wants fun in his life before death, इसलिए वो चाहते हैं कि अपने मरने से पहले जीवन में कुछ आनंद ले ले, इसलिए वो टूर पे जाते हैं। ये बात तो आपको अच्छे से पता ही है। लेकिन प्रेमिका के मन में कई शंका है, तो सबसे पहले वो क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि वो किसी दूसरी महिला के लिए नहीं जा रहे हैं, और ना ही वो अपने प्रेमिका से ऊब चुके हैं। वो चाहते हैं कि जीवन में उनको थोड़ा सा फन मिल जाए, थोड़ा सा आनंद मिल जाए, इसलिए वो दुनिया को देखना चाहते हैं, इसलिए वो कंटिनेंटल ट्रिप पे जा रहे हैं, इसलिए उसको जाने दे। बिफोर डेथ, मरने से पहले वो चाहते हैं कि जीवन में कुछ उनको फन मिले, कुछ आनंदमय चीज़ों का वो अनावरण करे, सुंदर चीज़ों को देखें, दुनिया जो भगवान के द्वारा, ऑलमाइटी के द्वारा बनाया गया है उसका वो दर्शन करे। इसी उद्देश्य से वो जर्मनी जा रहे हैं। ही वांट्स फन इन हिज लाइफ बिफोर डेथ चाहते हैं। ही ऑल्सो मेक्स बिलीव his wife that the world can't give him better lover than her। वो ये भी उसको समझाते हैं कि मुझे पर इतना विश्वास रखो तुम कि मुझे संसार तुमसे अच्छी प्रेमिका मुझे दे ही नहीं सकता है। The world cannot give me better lover than her, उससे अच्छा, तुमसे अच्छा मुझे कोई लवर मिल ही नहीं सकता। इसलिए वो जाने की मिन्नत मांग रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम मुझे जाने दो। लेकिन इधर दूसरी तरफ क्या है कि उनके प्रेम का बिलव्ड के मन में कई प्रकार की आशंकाएं हैं, और वो चाहती हैं कि किसी प्रकार से वो चले जाएं। वो चाहता है, कवि चाहता है, पोइट चाहता है कि वो जाएं टूर पर, किसी प्रकार से अपने बिलव्ड को मना ले, और बिलव्ड के मन में कई प्रकार की आशंकाएं हैं, तो बेटर लवर देन हर, उससे बढ़िया उसको बिलव्ड नहीं मिल सकता, ऐसा कवि कहते हैं। द पोइट ऑल्सो टेल्स हर, कवि उनको कहते हैं, देखिए यहाँ तक मैंने लिखा, थोड़ा सा और मुझे लिखना है, तो आई वॉन्ट दैट, मैं चाहता हूँ कि यू शुड टेक इट्स स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। हालांकि आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार इसको पढ़ करके आपका इसका मीनिंग समझा देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। द प्रेजेंट पोएम सो टेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन कंपोज्ड बाय द पोएट जॉन डॉन। वर्तमान कविता सो टेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है कवि जॉन डॉन के द्वारा कंपोज की गई है।
एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, जॉन डॉन वाज वन ऑफ द फेमस पोइट्स ऑफ हिज टाइम। जॉन डॉन अपने जमाने के प्रसिद्ध कवियों में से एक थे। ही वाज नोन एज अ मेटाफिजिकल पोइट, उनको मेटाफिजिकल पोइट के रूप में जाना गया। ही हैड अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ राइटिंग पोएम्स, उनके पास पोएम्स लिखने का अलग स्टाइल था। द प्रेजेंट पोएम इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दैट, वर्तमान कविता उस बात का एक बड़ा उदाहरण है। दिस पोएम वॉज कंपोज्ड एट द टाइम ऑफ द पोइट्स कॉन्टिनेंटल ट्रिप, ये कविता जो है कवि के यूरोपीय टूर के वक्त लिखा गया था। एक्चुअली द पोइट वांट्स टू गो ऑन टूर, वास्तव में कभी एक टूर पर जाना चाहते हैं, बट इन अदर हैंड, दूसरी तरफ, हिज बिलव्ड फील्स दैट, उनके प्रेमिका को डर है कि द पोइट में फेस मिसफॉर्चून, कि कवि के साथ कोई मिसफॉर्चून हो जाएगा। सो शी डज नॉट वांट दैट द पोइट शुड गो, इसलिए नहीं चाहती हैं कि कवि जाएं। द पोइट टेल्स हिज बिलव्ड, कवि अपने बिलव्ड को बतलाते हैं, कहते हैं दैट की ही इज नॉट गोइंग फॉर अनदर मोर ब्यूटीफुल लेडी, कि वो किसी और दूसरी सुंदर महिला के लिए नहीं जा रहे हैं। ही ऑल्सो सेज दैट, वो ये भी कहते हैं कि ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हर, वो उससे उबे नहीं है, अपनी बिलव्ड से उबे नहीं है। ही सेज दैट, वो कहते हैं कि ही नोज दैट डेथ इज सर्टेन, वो कहते हैं कि वो जानते हैं कि मौत निश्चित है। सो ही वांट्स फन इन हिज लाइफ, वो अपने जीवन में कुछ आनंद चाहते हैं बिफोर डेथ, मौत से पहले। ही ऑल्सो मेक्स बिलीव हिज वाइफ, वो अपने पत्नी को समझाते हैं दैट की द वर्ल्ड कांट गिव हिम बेटर लवर दैन हर, कि संसार जो है उनको उनके जो वर्तमान प्रेमिका है, बिलव्ड, उससे बेहतर प्रेमिका दे भी नहीं सकती है, संसार उनको नहीं दे सकती है। द पोइट ऑल्सो टेल्स हर, और कभी उनको कहते हैं। अब यहाँ पर कवि समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कवि को टूर पर जाना है, कवि संसार को देखना चाहते हैं, दूसरी तरफ बिलव्ड के मन में डाउट है, कई प्रकार के डाउट हैं कि शायद इनके साथ कोई मिसफॉर्चून हो जाए, और इसी बात के लिए वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप इसको बार बार पढ़िएगा तो बेहतर होगा कि आपकी जो अंग्रेजी है वो अच्छी होगी। मैं थोड़ा सा आसान लैंग्वेज इसलिए यूज कर रहा हूं कि आप जो है सो लिख सके खुद से एग्जामिनेशन में। तो द पोइट ऑल्सो टेल्स हर, कभी उसको कहते हैं कि दैट, कहते हैं कि टेल्स हर दैट, उसको कहते हैं कि नथिंग इज इन देयर हैंड्स, वो बताते हैं कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिम, किन के अनुसार, कवि के अनुसार, मैंस पावर इज बिग, कवि के आधार पर मनुष्य का जो पावर है, शक्ति, वो बहुत कमजोर है। ही सेज दैट मैन कांट एड an hour in his life he says that कि मनुष्य जो है सो अपने जीवन में 1 घंटा नहीं जोड़ सकता है, और नॉर he can't recall a lost hour, और ना ही अपने बीते हुए समय को मनुष्य भुला सकता है। वो कहते हैं कवि अपने बिलव्ड से कि जो भाग्य में लिखा हुआ वो होगा ही। ही ऑल्सो सेज दैट, वो कहते हैं कि रिटन इन डेस्टिनी कैनॉट बी ब्लॉटेड, मतलब भाग्य में लिखा को मिटाया नहीं जा सकता है, जो होगा सो होगा। ही टेल्स हिज बिलव्ड टू बी पॉजिटिव, वो उसको कहते हैं पॉजिटिव होने के लिए। एक्चुअली कवि जानते हैं कि अगर आप बार बार किसी चीज़ों के बारे में, वैसे चीज़ों के बारे में सोचते हैं, मिसफॉर्चून के बारे में सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाएगा, तो उसके होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए कवि जो है टेल्स हिज बिलव्ड टू बी पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव होने के लिए कहते हैं। ही ऑल्सो टेल्स हर नॉट टू sigh and weep because
बाय डूइंग सो सी वेस्ट्स लाइफ। इस तरह से वो जीवनों को बर्बाद करती है, खुद का भी जीवन बर्बाद करती है और कभी कभी जीवन को बर्बाद करती है। कभी यहां तक समझा देते हैं कि मौत जो है वो भी सच्चे प्रेमी को नहीं अलग कर सकता है। ही ऑल्सो सेज दैट इवन डेथ कांट पार्ट टू ट्रू लवर्स who live in the hearts of each other। एक दूसरे के हृदय में बसने वाले दो सच्चे प्रेमी को मौत भी अलग नहीं कर सकता है। इसलिए जाने दो किस प्रकार की बातों को मन में नहीं सोचो। एक बार मैं पूरा समराइज कर देता हूं, फिर इसकी मीनिंग को भी समझाता हूं। तो पहले इसकी मीनिंग को समझ लीजिए। द पोइट ऑल्सो टेल्स हर दैट, कभी ये बात भी उसको कहते हैं कि इसको मैं हटा देता हूं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, नहीं ले लिया है तो ले लीजिए, और अब यहां पर इसको मैं पढ़ के आपको बताता हूं, ठीक है? समझिए। नथिंग इज इन दिस देयर हैंड्स, कभी कहते हैं कि कुछ भी उनके हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है, मानव के हाथ में तो कुछ है ही नहीं। अकॉर्डिंग टू हिम, किसके अनुसार? कवि के अनुसार, मैंस पावर इज बिग, मनुष्य की शक्ति कमजोर होती है। ही सेज दैट मैन कैन नॉट एड एन आवर इन हिज लाइफ और ही कैन नॉट रिकॉल ए लॉस्ट आवर। वो बताते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में 1 घंटा ना तो जोड़ सकता है और ना ही बीते हुए समय को वापस ला सकता है। He also says that written in destiny cannot be blotted। वो कहते हैं कि भाग्य में जो लिखा हुआ होगा उसको कोई मिटा नहीं सकता है। एक तरह से समझाने की कोशिश करते हैं कि भाग्य को देखो, भाग्य में जो लिखा हुआ है यानी जो होना होगा वो तो होगा ही, तुम्हारे रोने से, सकने या फिर इस प्रकार से चिंता करने से कुछ होगा नहीं। वो यहाँ तक कि आगे पहले देख लेते हैं। He tells his beloved to be positive, अपने प्रेमिका को पॉजिटिव रहने के लिए कहते हैं। पॉजिटिव रहने का मतलब क्या है? पोइट जो है वो कहते हैं बिलॉव्ड को कि तुम बार बार अगर किसी मिसफॉर्चून के बारे में सोचोगी और तुमको लगेगा कि ये मेरे साथ घटित हो सकता है, तो होगा क्या कि उन चीज़ों के होने की संभावना बढ़ जाएगी। हो सकता है कि वो सारी चीज़ें मेरे साथ घटित हो जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचो बुरा मेरे बारे में, अपने हृदय में, सालौकिक हृदय में कोई भी बुरी चीज़ को नहीं आने दो। इसलिए मना करते हैं, पॉजिटिव होने के लिए कहते हैं। He also tells her, वो ये भी कहते हैं, not to sigh and weep, बोलते कि न सिसको न रो, because by doing so she wastes lives। ऐसा करके तुम जो हो वो जीवनों को बर्बाद कर रही हो, अपना जीवन भी बर्बाद कर रही हो, मेरा जीवन भी बर्बाद कर रही हो। He also says that even death cannot part to true lovers। वो लास्ट में ये भी कहते हैं कि मौत भी दो सच्चे प्रेमी को अलग नहीं कर सकता है। वो लिव इन द हार्ट्स ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे के हृदय में रहते हैं। तो ये 5 मार्क्स का समरी है। मैंने सिंपल लैंग्वेज का यूज़ किया है, यूज ये सिंपल लैंग्वेज। मैं चाहता हूं कि आपकी अगर इंग्लिश कमजोर है, अच्छी इंग्लिश है तो भाई आप अच्छे स्टैंडर्ड लैंग्वेज को लिख सकते हैं। तो आप इस तरह से लिख करके एग्जामिनेशंस में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे क्या 5 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार मैं इसको समराइज को जो मैंने लिखा उसको मोटा मोटी तौर पर बतला देता हूँ हिंदी में, ताकि कहानी आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए कि पोएम में हो क्या रहा है। पोएम में जो है ये कवि के कॉन्टिनेंटल ट्रिप के समय लिखा गया था। कवि जो है यूरोपीय दौरा पर जाना चाहते हैं, लेकिन उनके बिलॉव्ड के मन में कई प्रकार की आशंकाएं हैं जिसको दूर करते हैं। कभी बोलते हैं अपने बिलॉव्ड को कि हे मेरे प्रिय, मैं तुमसे ऊब करके नहीं जा रहा हूं, मैं तुमसे तंग हो करके नहीं जा रहा हूं, मैं तुमसे थक करके नहीं जा रहा हूं। मैं टूर पर इसलिए जाना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा जीवन में फन हो जाए, मैं संसार का मजे ले लूं, दुनिया को जो भगवान ने बनाया है, उनकी जो कलाकृति है उसको मैं देख लूं। तुम बिल्कुल मत सोचना कि मुझे कोई दूसरी महिला मिल गई है तुमसे ज़्यादा बेहतर, मैं उसके लिए जा रहा हूँ। और तुम ये भी मत सोचना कि संसार मुझे पूरा विश्वास है कि संसार मुझे तुमसे बेहतर प्रेमिका तो दे ही नहीं सकती है। तो इसलिए ये सारी बातें मन में मत आने देना। फिर अपनी बातों को जोर दे करके कहने के लिए वो समझाते हैं, देखो कल रात सूरज था, चला गया था, फिर आ गया। ना तो उसके पास किसी प्रकार का कोई सेंस है, ना उसके पास कोई डिजायर है, ना कोई शॉर्टकट तरीका है, जाता है और आता है। मुझे देखो, मैं जा रहा हूँ, जैसे ही मेरा यात्रा पूरा होगा मैं तेज गति से तुम्हारे पास आ जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास सेंस भी है, मेरे पास डिजायर भी है, मोटिव भी है। मैं पंख लगा करके उड़ करके तेज गति से, सूरज के प्रकाश से भी तेज गति से यात्रा करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इसलिए मेरे प्रिय, मुझे तुम जाने दो, किस प्रकार के शंका को मन में मत डालो, न खुद डरो न मुझे डराओ। मनुष्य कितना कमजोर होता है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता, ना मेरे हाथ में कुछ भी है, ना तुम्हारे हाथ में कुछ भी है। जब हमारा समय खराब हो जाता है, जब हमारा मिसफॉर्चून हमारे सामने आ जाता है, जब हमारा लक
बैड लक में तब्दील हो जाता है, तो हम अपने बीते हुए समय से 1 घंटा को ना तो वापस बुला सकते हैं और ना ही 1 घंटा अपने जीवन में जोड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना है, अगर हमारे सामने कोई मिसफॉर्चून आता है तो ऑलमाइटी गॉड हमें उतनी शक्ति देते हैं कि हम शक्ति से उससे पूरी तरह से लड़ते हैं और उससे लड़ करके बाहर आते हैं। लेकिन इतना ध्यान में रखना हमेशा कि कभी भी किसी भी तरह की अनिष्ट होने के बारे में अपने मन में मत सोचना, क्योंकि एडवांस में अगर हम किसी भी मिसफॉर्चून के बारे में सोचते हैं तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाता है कि उस मिसफॉर्चून के होने का जो रास्ता है वो हम ही तय करते हैं, उसे हम ही दिखाते हैं कि आ और ऐसा हो जा। तो ऐसा मत करना। तुम अपने अलौकिक हृदय में मेरे प्रति किसी प्रकार के दुर्भावना को, मेरे लिए किसी प्रकार की मिसफॉर्चून को मत सोचो। रो मत, सिसको मत। तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझे पता है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, तुझे पता है। लेकिन तुम्हारे जो मेरे प्रति जो प्यार है उसको जताने का जो तुम्हारा तरीका है, रो कर किसी सब करके, ये बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। इस तरीका से तुम अपना जीवन भी बेस्ट करते हो और मेरा जीवन भी बेस्ट करते हो। तुम्हारा ये तरीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए हे मेरे प्रिय, रो नहीं, सिसको नहीं, और अपने अलौकिक हृदय में किसी प्रकार के मिसफॉर्चून के बारे में, किसी प्रकार के कोई इविल थॉट जो है उसे मत आने दो। न डरो, न मुझे डराओ, मुझे टूर पर जाने दो। भाग्य में जो लिखा हुआ है वो तो होगा, उसको कौन टाल सकता है? भाग्य के लिखा को कौन टाल सका है? उसको कोई मिटा नहीं सकता। अगर मर भी गए, अगर मौत आ भी गई, तो हमारी मौत फिजिकल मौत होगी। हम फिजिकली एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। हमारी मौत एक नींद के टर्न के समान है। जिस प्रकार दो सच्चे प्रेमी जब एक साथ सोए रहते हैं और जब तक नींद की आगोश में रहते हैं, एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, नींद खुलने पर एक दूसरे से फिर मिल जाते हैं। तो मौत भी उसी प्रकार का एक टर्न है, थोड़ा सा लंबा सेपरेशन होता है। तो ये सेपरेशन जो है हमें हमेशा के लिए अलग नहीं कर सकती है। एक दूसरे से प्यार करने वाले, एक दूसरे के हृदय में बसने वाले कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। मौत भी उनको अलग नहीं कर सकती है। अगर मौत आ भी जाए तो फिर स्वर्ग में उनका मिलन होता है। अगर मैं मर भी गया, तुम मर भी गई, तो हम स्वर्ग में मिलेंगे। इसलिए हे मेरे प्रिय, मुझे तुम जाने दो और किसी प्रकार के मन में कोई गलत भावना को मत लाओ और किसी प्रकार के डर को मन में मत पालो। न तुम डरो, न मुझे डराओ, मुझे जाने दो, मैं संसार को देखना चाहता हूँ। तो कभी इन्हीं तरह की बातों से अपने प्रेमिका को समझाने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि आपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन सुना होगा, तो मैंने बार बार इन चीज़ों को रिपीट किया है। तो आज आप देख सकते हैं कि मैंने समराइज किया है, इसको समरी लिखा है। 5 मार्क्स वैल्यू होता है इसका। आप अगर एग्जामिनी है, 12th का एग्जाम देना है, तो ऐसे समरी को लिख करके बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ताकि एग्जामिनेशन में अगर आपका सामना इस क्वेश्चन से हो जाए तो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो आज दीजिए विकास कुमार को इजाजत। फिर मिलते हैं अगले सेशन में अगले दिन कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय। इसको देखिए और इसको याद।